स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। साथ ही साथ हमें देखेंगे स्तूप क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है और किन किन लोगों की हेल्प के द्वारा ये चीज बनाया जाता है। साथ ही साथ सांची की स्तूप की हम ये भी देखेंगे सांची का स्तूप किस तरीके से बचा रहा, अमरावती का स्तूप कैसे नष्ट हो गया, नियतिवाद भौतिकवाद में क्या अंतर होता है, वैष्णववाद शैववाद में क्या अंतर होता है, हीनयान महायान में क्या अंतर होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। देखिए, विचारक, विचारक का मतलब होता है जो विचारों को व्यक्त करता है। अच्छा, विचारक होते कौन है? वो लोग जो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, साथ ही साथ चीजों को तर्क वितर्क करके, मंथन करके चीजों को प्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं विचारक, है ना। उनके विचार ही आगे चल के सिद्धांत या विचार बन जाते हैं, ऐसे आप कह सकते हो। विश्वास का मतलब होता है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, और इमारतों का मतलब होता है इमारतों पे जो गढ़ी गई जो कथाएं होती है ना, जैसे आप देख सकते हो कि ये सांची का स्तूप है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो तोरण द्वार है, यहाँ पर बहुत सारे मूर्तियां बनाई गई हैं, इनमें आप कह सकते हो बहुत सारी चित्रकारियां की गई हैं, तो इनका भी अपना एक महत्व होता है। तो इस चैप्टर का मेन मतलब यही है कि इसमें विचारकों के बारे में बात करने वाले, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के, उनके ऊपर विश्वास किस तरीके से लोगों ने किया, किस तरीके से उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, ठीक है, और इमारतों के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारी कथाएं गढ़ी गई हैं, ठीक है, कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, कौन से डेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं झलक दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप इसी इमेज में आप देख सकते हैं, ये है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए सांची का स्तूप, यहाँ पे मैं दो तरीके का स्तूप आपको बताने वाला हूँ। एक है सांची का स्तूप, ठीक है, और दूसरा है अमरावती का स्तूप। ठीक है, अमरावती का स्तूप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक प्रकार का मिट्टी का टीला होता है जो अर्ध अंडाकार बना हुआ होता है, यानी कि आधा देखने में आपको लगेगा। साथ ही साथ इनके अंदर बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है, बुद्ध भगवान से रिलेटेड उसमें कुछ जो अस्थियां होती हैं उन चीजों को डाला जाता है ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके, और लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए, यहाँ पे पूजा पाठ या, है ना, परिक्रमा करने के लिए। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दो प्रकार के स्तूप थे, एक था सांची में, दूसरा था अमरावती में। अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें देखने लायक थी, अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के साथ साथ और भी यूरोपीय लोग जो थे वो वहां अपने साथ थोड़ा थोड़ा सा तोड़ तोड़ के लेके चले गए, और इस वजह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सांची का स्तूप बचा रहा। ठीक है, जो आज भी अगर आप जा सकते हो तो जाइएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, भोपाल में, वहां आपको देखने को मिलेगा सांची का स्तूप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जो सामने आपको ये तोरण द्वार देखने को मिल रहा है ना, ऐसे ही चारों साइड देखो, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, इस साइड भी आपको सेम मिलेगा, जस्ट इसके अपोजिट भी सेम मिलेगा, मतलब 4 गेट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चित्रकारी की गई है, ये भी आपको हर एक गेट पे देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये जो स्थान है ये परिक्रमा करने के लिए, तो परिक्रमा यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो अब ये दो चीज मैंने आपको बता दिया कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, अब सांची का स्तूप बचा रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज क्या लिखा है, सांची की एक झलक। झलक क्या है? सांची के स्तूप को लेकर 19वीं शताब्दी के यूरोपीय लोगों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, यानी कि जैसे अमरावती के स्तूपों को लेके गए, ऐसे ही सांची का स्तूप भी ले जाने ही वाले थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सौभाग्यवश फ्रांसीसी एवं अंग्रेज दोनों ही बनाई गई प्लास्टर और प्राकृतिक से ही संतुष्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सांची की जो बेगमें थी, बेगमों ने क्या किया, इन चीजों का ना पीओपी का बनवा दिया। पीओपी का बनवाने के बाद उन लोगों को दे दिया और इजीली लेकर चले गए। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि सौभाग्यशाली या फिर सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बनाई गई प्लास्टर, ठीक है, प्राकृतियों से संतुष्ट हो गए थे और उन चीजों को लेकर चले गए थे। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन आपको मैं दे रहा हूँ। देखो, एक सिंपल सी बात है, सीक्वेंस वाइज में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जब पहला मैं स्लाइड आपको पढ़ा रहा हूँ, पहला पीपीटी अगर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप ये समझिए कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसा देना चाहता हूँ ताकि पूरा का पूरा चैप्टर रिलेट कर पाए। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने सबसे बेहतर स्थिति में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार संग्रहालयों में दिखाने हेतु शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन शाहजहां बेगम ने क्या किया, मना कर दिया। और मना करने के बाद इस चीज का प्लास्टर का बनवा दिया, मतलब नकली बनवा दिया, और नकली बनवाने के बाद अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेज लेके चले गए। समझ में आ रही बातें? तो हमने सबसे पहले पीपीटी पे हमने ये देखा कि ये एक प्रकार का स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप है, जिसपे हमने ये भी समझा कि एक झलक जिसमें हमने देखा 19वीं शताब्दी में ये बेहतर स्थिति में बचा हुआ था, ठीक है। तो यूरोपीय लोग इसको लेकर जाना चाहते थे, लेकिन शाहजहां बेगम ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको ले जाने नहीं देंगे, और इस वजह से इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस चीज को बनवाया, और बनवाने के बाद उनको दे दिया। वो भी खुश हो गए, और जो चीज जहां की है वहीं पर रही। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक हमारे सामने आता है कि स्तूप क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक ये आता है स्तूप होता क्या है। तो देखिए स्तूप की अगर मैं बात करूं तो स्तूप मैंने बताया है ना, अर्ध अंडकार होता है। अर्ध अंडकार का मतलब क्या होता है, आधा हिस्सा, जैसे अंडे का आधा हिस्सा होता है ना, उस हिसाब से, ठीक है। तो क्या लिखा है, स्तूप प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरल शब्दों में कहें तो स्तूप एक प्रकार का गुम्बदकार ढांचा है। गुम्बदकार, देखो एक गुम्बद भी ऐसे ही बनता है ना, तो एक गुम्बदकार एक ढांचा है, ठीक है। विशेषकर बुद्ध, जैन तीर्थयात्री या फिर जो संत होते हैं की स्मृतियों में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए इन चीजों को बनवाया जाता है। यानी कि इनके नीचे अगर देखा जाए तो बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, तीर्थ जैन कर या फिर जो संत होते हैं इनकी अस्थियों को डालकर यहाँ पर स्तूप तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या होती है, इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि ये गोल अर्ध गोलाकार होता है, इसको हम गुम्बद कह सकते हैं, गुम्बद जैसा बना रहता है। इसके अंदर एक धातु या फिर अस्थियों की पेटिका होती है। पेटिका भी मैंने आपको जस्ट बताया, या तो बुद्ध भगवान से रिलेटेड या फिर इन संतों से रिलेटेड कोई उनकी धातु हो गई, कुछ जो पहनते होंगे वो चीज हो गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनकी जो अस्थियां होती है, ठीक है, इन चीजों को गाड़ा गया होगा। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा, ठीक है, पथ होते हैं चारों ओर। देखिए यहाँ पे देखिए परिक्रमा पथ है ना, यानी कि राउंड राउंड करने के लिए। आगे ऊपर चोटी पर एक छत्र है, ऊपर एक चोटी पर यहाँ पे अगर देखा जाए, ये तो आपको सामने आपको तोरण द्वार दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके जो ऊपर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक प्रकार का छत्र होता है जो सम्मान और संरक्षण का प्रतीक होता है। स्तूप के चारों ओर दिशाओं में तोरण द्वार बनाए जाते हैं जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती है। अभी मैंने आपको बताया, सामने आपको एक गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक गेट दिखाई देगा, यहाँ पे और पीछे भी, ठीक है। आप अगर चाहो तो गूगल पे सर्च भी मार सकते हो, चारों साइड का गेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी स्तूप की विशेषताएं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, स्तूप। स्तूप खासकर यहाँ पर इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा जो कि बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए मैं बताऊं, बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, और निब्बान यानी कि निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कहा जाता है लमसम 80 वर्ष के जब वो ये हो गए थे तब जाके इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब समझो कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है और 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आप देखने को मिल जाता है, ठीक है। महत्व की बात करते हैं तो क्या लिखा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से स्तूपों का बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बौद्ध से ही अगर देखा जाए तो अशोक ने क्या किया, तरह तरह की स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। यह न केवल धार्मिक स्थल थे बल्कि कला, शिल्प, स्थापत्य के अद्भुत उदाहरण थे। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्तूप बना के छोड़ दिया गया, बल्कि आप देखो तरह तरह की जो डिजाइनिंग है ना वो भी की गई है, जो कि एक स्थापत्य कला का प्रतीक माना जाता है। प्रसिद्ध उदाहरण की अगर देखा जाए तो सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, बरहूप हो गया, अमरावती हो गया, अमरावती का स्तूप, सांची के तोरण द्वार की बात करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं एक प्रकार का शिल्प और स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण पेश करती है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने क्या लिखा है, स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, आखिर स्तूप को क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्तूप को बनाने के पीछे ये कारण है, बुद्ध और महापुरुषों की स्मृति में, ठीक है। जैसे
जैसे हमें किसी को याद करना है, यानी कि भगवान को याद करना है, तो हम उनकी मूर्ति बना लेते हैं। इसी प्रकार से बौद्ध और जो महापुरुष थे उनको याद रखने के लिए हमने क्या किया, स्तूप का निर्माण करवा दिया। तो क्या लिखा है, स्तूप मुख्यतः गौतम बुद्ध, जैन तीर्थंकरों या फिर किसी संत महात्मा की याद में बनाए जाते थे। इनके शरीर के अवशेष जैसे उनकी अस्थियां हो गई, उनके दांत हो गए, उनके वस्त्र हो गए, उनके उपयोगी चीजें हो गई, ठीक है, या पवित्र चिन्हों को स्तूप में रखा जाता था ताकि लोग उनका सम्मान कर सके, उनका क्या कर सके, सम्मान कर सके। तो पहला कारण तो ये है कि बुद्ध और महापुरुषों की स्मृतियों को बनाने के लिए या फिर कहो कि याद रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया है। दूसरे नंबर पे आता है पूजा और परिक्रमा के लिए, यानी कि पूजा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, है ना, देखते हो अभी जस्ट मैंने आपको दिखा परिक्रमा करने के लिए बना हुआ। तो इन चीजों के लिए भी स्तूपों का निर्माण किया जाता है। तो क्या लिखा है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करना धार्मिक कार्य माना जाता है। लोग वहां आकर स्तूप की पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपनी मानसिक शांति पाते हैं। यानी कि बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा शांति मिलता है। इसी प्रकार से लोग स्तूपों का, है ना, परिक्रमा करने जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के समय पूरे भारत और एशिया में स्तूपों का निर्माण किया गया। क्या किया गया, तो जगह जगह पे स्तूपों का निर्माण किया गया। कला और स्थापत्य के प्रतीक, उन पर बनी नक्काशी, मूर्तियां और चित्रकथाएं स्थानीय कला का सुंदर उदाहरण पेश करती हैं। जो कि आपको मैंने बताया, जो तोरण द्वार है वहां पे, ठीक है, उस पर बहुत सारी चित्र बनी हुई है, तो आप उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। संगठित समाज और समुदाय का भी एक केंद्र माना जाता है, क्योंकि देखो मंदिर या फिर जो स्तूप है एक ऐसा जगह है जहां पर लोग आते हैं, बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, अपनी आस्थाओं को प्रकट करते हैं, वहीं पे सारे लोग गैदर होते हैं। तो ये चीज है, संगठित समाज और समुदाय का केंद्र है, जहां पर शिक्षा हो गया, चर्चा हो गया, धर्मोपदेश हो गया और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसी चीजें भी वहां पर देखने को मिल जाती। तो आपको समझ में आ गया स्तूप आखिर बनाए क्यों जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए एक आपको गेट नजर आ रहा है, एक गेट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक गेट यहाँ पर नजर आ रहा है और जस्ट एक अपोजिट इसके पीछे है। ठीक है, और ये देखिए हर्मिका, जो मैंने आपको बताया था, हर्मिका जो छत्र होती है सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें। अब टॉपिक क्या लिखा है कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, मतलब क्या इसका प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर अगला टॉपिक ये आएगा कि किन लोगों के सपोर्ट के द्वारा ये चीज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, स्तूप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो पवित्र अवशेषों को इकट्ठा करना होता है, जैसे उनसे रिलेटेड दांत हो गया उनका, चाहे वस्त्र हो गया, चाहे धातु हो गया, चाहे जो भी चीज वो यूज करते होंगे, उन चीजों को असेंबल मतलब इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, उनको सुरक्षित करके रखा जाता है। देन मिट्टी, पत्थर, ईंट, अर्धगोलकार गुम्बद इत्यादि चीजें बनाई जाती है ना। देखो इस प्रकार की जो गुम्बद है ये चीज बनाया जाता है। आगे चबूतरा और परिक्रमा पथ भी यहाँ पर बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो परिक्रमा पथ है यहाँ पे देखिए, साइड ये ऊपर जाने के लिए भी बनाया गया है ना, परिक्रमा पथ है, यानी कि आप राउंड भी लगा सकते हो। शिखर पर हर्मिका और छत्र है। हर्मिका देखिए, हर्मिका हो गई चारों साइड से, ये हो गया छत्र हो गया। ठीक है, और घेरे के चारों ओर तोरण तथा वेदिकाएं हैं। वेदिका हम इनको कह सकते हैं, तोरण जो साइड में जो चीज बना हुआ है, ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है कि स्तूप बनाने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता है, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो पैसा देते हैं ना। तो जैसे कहा जाता है कि चाहे मंदिर हो गया, चाहे धार्मिक काम हो गया, कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए, लोगों से थोड़ा सा, है ना, बेशक कुछ ही पैसा लो लेकिन ले लो, उससे सही होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो स्तूप बनाने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता था, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर राजा तथा शासक वर्ग इसमें पैसा देते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा आर्थिक राजनीतिक सहयोग राजा तथा सम्राट का होता था या देता था। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में लमसम देखा जाए 84,000 मतलब 84,000 स्तूप बनवाए थे। सोचो 84,000 स्तूप बनवाए थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। ठीक है, साथ ही साथ व्यापारी तथा अमीर दानदाता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, जो अमीर व्यापारी होते थे, कई सारे अमीर व्यापारी, साहूकार, गिल्ड श्रेणियां, देखो
साहूकार, व्यापारी और साहूकार को क्या कहा जाता था? गिल्ड कहा जाता है, जो कि 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो क्या लिखा है? कई अमीर व्यापारी साहूकार गिल्ड स्तूपों के निर्माण में आर्थिक सहायता देते थे। मतलब जब बनवाया जाता था तो उस समय पैसा देते थे, आर्थिक मतलब पैसा देते थे, ठीक है। उनकी दी हुई धनराशि से नक्काशी, तोरण द्वार, ठीक है, साथ ही साथ मूर्तियां इत्यादि चीजें बनाई जाती थी। बौद्ध भिक्षु की अगर मैं बात करूं तो बौद्ध संघ, ठीक है, बौद्ध संघ यानी कि बौद्धवासी समुदाय योजना बनाते थे तथा अवशेषों को व्यवस्था करते थे ताकि धार्मिक अनुष्ठानों को संचालित किया जा सके। यानी कि इनका ये काम होता था कि जो बुद्ध से रिलेटेड जो अस्थियां और वो सारी चीजें उनको एकत्रित करना, ठीक है, और ये देखना कि यहाँ पे हर चीज धर्म कर्म के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज करते थे। शिल्पकार तथा कलाकार, स्थापत्य विशेषकार जो हो गए, खासकर मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, मजदूर, सभी मिलकर स्तूप की सुंदरता रचते थे। यानी कि कुछ न कुछ डिजाइन इत्यादि चीजें बनाया करते थे। सामान्य जनता की अगर मैं बात करूं तो लोग छोटे छोटे दान देते थे, जैसे श्रम दान। देखो कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं है तो आप श्रम दान कर सको। श्रम दान मतलब आप काम कर लो, ये भी एक प्रकार का दान होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप पैसा दोगे तो ही वो दान में काउंट होगा, आप श्रम दान करोगे, मेहनत दान करोगे तो भी ये इसमें आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। स्तूप बनाने के लिए ना सिर्फ राजा बल्कि साहूकार, बल्कि व्यापारी, बल्कि बौद्ध जो भिक्षु होते थे, बल्कि शिल्पकार, कलाकार, सामान्य जनता, हर कोई मिलकर सहयोग करता था, तब जाके स्तूप का निर्माण होता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? स्तूपों की संरचना मतलब बनावट। तो आप यहाँ पे देखिए बनावट कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले ये हो गई वेदिका। वेदिका मतलब एक तरीके से समझो बाउंड्री हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका तोरण द्वार, यहाँ जहाँ से एंट्री होती है। 4 तोरण द्वार हो गए, 1 2 3 और 4, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसको कहा जाता है क्या? मेधी। क्या बोला जाता है? मेधी कहा जाता है। इसके अंदर जो बाउंड्री होता है इसको मेधी कहा जाता है। इसके अंदर जो होता है पवित्र सामग्री होता है, जो पेटिका अभी मैं कह रहा था ना, ये वो चीज है। साथ ही साथ बात करते हैं, ये जो चीज है इसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जो राउंड चक्कर काटने के लिए ये वो जगह है। साथ ही साथ इसको कहा जाता है हर्मिका, इसको कहा जाता था यत्री, ये जो चीज है। और सबसे ऊपर वाले को कहा जाता था छत्र। और ये जो होता था, ये जो राउंड बना हुआ है, इसको कहा जाता है अंड। क्या कहा जाता है? अंड, क्योंकि अंडाकार की तरह है ना, अर्ध अंडाकार, इसलिए इसको अंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। क्या लिखा है कि स्तूप को संस्कृत में टीला कहा जाता है। इसका जन्म एक गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध लिया हुआ मिट्टी के टीले से हुआ था, जिसमें कुछ समय बाद अंड कहा जाने लगा। यानी कि सबसे पहले इसको गोलार्ध कहा जाता था, फिर इसको अंड कहा जाने लगा। धीरे धीरे इसकी संरचना और अधिक जटिल होने लगी, चौकोर होने लगी, गोलकारों का संतुलन बनाया गया। यानी कि कहते हैं ना, धीरे धीरे विस्तृत चीजें होती रहती है ना। तो पहले तो स्टार्टिंग में कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया गया। आगे अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया हर्मिका होती है। यह ढांचा छज्जे जैसा होता है एवं यह देवताओं के घर का प्रतीक होता है, ठीक है, देवताओं के घर का प्रतीक होता है। टीले के चारों तरफ एक वेदिका होती है, जो कि पवित्र स्थान को सामान्य दुनिया से पृथक करती है। यानी कि ये जो वेदिका है, जैसे कहा जाता है ना, घर के साइड साइड हम बाउंड्री बना देते हैं ताकि जो नॉर्मल लोगों से हमारा घर थोड़ा सा अलग लगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वेदिका बना दी जाती है ताकि जो दुनिया है, मतलब जो लोगों का घर है या फिर समझो कि सामान्य जो दुनिया है, उनसे जो ये चीज है ये डिफरेंट दिखाई दे सके। तो ये वो चीज है, समझ पा रहे हो चीजें। तो स्तूप की ये हो गई संरचना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्तूपों की खोज किस प्रकार से हुई थी। अभी इतनी सारी चीज हमने पढ़ ली, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, क्या संरचना होती थी, किस तरीके से बनाए जाते थे, किन लोगों का योगदान होता था। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इस स्तूपों की खोज कैसे हुई थी। तो देखिए कहा जाता है कि एक राजा ने एक खुदाई करवाया, तो उस खुदाई में उसको कुछ ना पत्थर मिलना शुरू हो गया। तो वो जो पत्थर है, उसने सोचा कि इस पत्थरों का हम यूज करेंगे, ठीक है। जब और ज्यादा पत्थर मिलने लगे तो उसके दिमाग में आया कि हो ना हो इसके नीचे ना हो सकता है खजाना हो। क्या हो सकता है? खजाना हो। तो उस लालच में उसने क्या किया, खुदाई कराना शुरू किया। तो बाद में पता लगता है कि वहां पे स्तूप निकला।
जब एक जगह पे स्तूप निकला तो धीरे धीरे करके हर जगह पे इस प्रकार से खुदाई करवाने लगा और पता लगता है कि और भी बहुत सारे स्तूप मिले। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अशोक ने 80,000 स्तूप छोटे बड़े करके बनवाए थे। ठीक है, तो क्या लिखा है, 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनवाना चाहता था, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष प्राप्त होते। कौन थे? अमरावती के स्तूप के अवशेष प्राप्त होते। उन्होंने उसके पत्थरों के प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि छोटी सी पहाड़ी में शायद कोई खजाना छुपा हो सकता है। कुछ सालों के पश्चात जो वहां पे एक व्यक्ति आते जिनका नाम था कलिन मैकेंजी, वहां पे आते हैं, जो कि एक अंग्रेज अफसर थे, इस रास्ते से गुजरते हैं। यद्यपि उन्होंने अनेक मूर्तियां वहां पर पाई, उसका विस्तृत चित्रांकन भी किया, परंतु उनका कभी रिपोर्ट छपा नहीं। जैसे होता नहीं कि न्यूज में छप जाना या फिर लोगों को पता लग जाना कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आगे क्या होता है, 1854 यानी कि 1854 में गुटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अपनी अमरावती यात्रा के दौरान अनेक मूर्तियां तथा पत्थर जमा किए और उसे मद्रास लेके चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि अमरावती में जितनी भी चीजें मिलनी शुरू हो गई, धीरे धीरे जो अलग अलग जगहों से जो लोग आते थे वहां से वो पिक करते थे, लेते थे और लेके चले जाते थे। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूरोप के जो लोग है गए, अंग्रेज जो हो गए, वो धीरे धीरे कर करके सारी चीजों को यहाँ से वहां लेके जाना शुरू कर दिए। और इसकी वजह से जो स्तूप है, अमरावती का स्तूप, धीरे धीरे नष्ट हो गया। ठीक है, आगे 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर विभिन्न स्थानों पर जा रहे थे। जैसे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास लेके गए, कुछ लंदन लेके चले गए। और इस तरीके से अगर कहा जाए तो जो स्तूप है, अमरावती का स्तूप, धीरे धीरे नष्ट हो गया। लेकिन सांची के स्तूप में इसका अपोजिट हुआ था। सांची के स्तूप को बचाने के लिए वहां पे बेगमे थे। ये भी 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप क्यों बचा रहा, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे वहां से पत्थर और वो सारी चीज, मूर्तियां इत्यादि लोग ले जाना शुरू कर दिए और इस वजह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। लेकिन आगे हम इस क्वेश्चन को है ना पूरा हम करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अगला क्या लिखा है, सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल के शासकों का क्या योगदान था। भोपाल के शासक मतलब वही जो सुल्तान जहां बेगम थी और शाहजहां बेगम थी, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सांची का जो स्तूप बचाने में सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। आज सांची का स्तूप अस्तित्व में है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बदौलत है। अगर ये नहीं संरक्षण देते तो हो सकता है कि सांची का स्तूप नहीं होता। जिस प्रकार से अमरावती का स्तूप नष्ट हुआ, उसी प्रकार से सांची का स्तूप भी नष्ट हो जाता अगर ये अंग्रेजों को नहीं रोकते, या फिर ऐसे लोग जो कि सांची के स्तूप की मूर्ति और सब चीज ले जाने वाले थे, अगर उनको नहीं रोकते तो हो सकता था कि ये भी चीज नष्ट हो जाती। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि यूरोप के जो लोग थे उन्होंने सांची के स्तूप को ले जाने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन सुल्तान जहां और शाहजहां बेगम ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि पीओपी का बनवा कर दे दिया, है ना। तो इस वजह से सांची का स्तूप बच गया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 19वीं सदी की शुरुआत काल में जब ब्रिटिश अधिकारी और खोजकर्ता भारत में आए तो उन्होंने सांची के स्तूप को खंडहरों की हालात में पाया। यानी कि देखा जाए उन्होंने सांची के स्तूप को खंडहरों की हालात में पाया, तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ की जो मूर्तियां हैं, यहाँ के जो तोरण द्वार पे जो नक्काशियां हैं, इनको चोरी मतलब धीरे धीरे लेके जाने लगे। ठीक है, या फिर ये कहो कि सारी मूर्तियां, तोरण द्वार की नक्काशी चोरी होने लगी, विदेशी संग्रहालयों में धीरे धीरे पहुंचने लगी। अब ऐसी सिचुएशन में भोपाल की जो रियासत जो थी, यानी कि जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने जागरूकता दिखाई और उस समय भोपाल रियासत की शासक थी शाहजहां बेगम और बाद में उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर इस बात की चिंता जताई कि सांची की ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रहनी चाहिए। यानी कि अंग्रेजों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ की धरोहर है ये सुरक्षित रहनी चाहिए, इस वजह से ये इसको ना सुरक्षा प्रदान करना है। फिर क्या किया गया, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए भोपाल के शासकों के द्वारा, जैसे ब्रिटिश पुरातत्वविदों जैसे सर जॉन मार्शल को संरक्षण का कार्य की अनुमति दे दी गई। भाई यहाँ पे संरक्षण का कार्य आप कीजिए। साथ ही साथ और क्या किया गया, साथ ही साथ
स्थानीय स्तर पर चोरों तथा लुटेरों को रोकने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई और स्तूप और उसके आसपास की जो जमीनें थी वहां पर कानूनी संरक्षण दे दी गई और वहां पे ऐसा कर दिया गया ताकि वहां पे कोई कब्जा ना कर सके या फिर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसी वजह से आप ये समझ सकते हो कि पूरा का पूरा जो एरिया था वो अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि वहां पे सुरक्षा प्रदान करवाया जा सके। आगे क्या लिखा है, पुरातत्व विभाग के साथ सहयोग। क्या हुआ है इसका मतलब, भोपाल रियासत ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण को सहायता प्रदान किया, यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ बातचीत किया और उसके बाद वहां पे सहायता प्रदान किया। सबसे पहला चीज, टूटी हुई जो संरचना थी उसकी मरम्मत करवाई गई, साथ ही साथ खुदाई और खोज करके असली संरचना का बहाल किया गया, यानी कि दोबारा से खुदाई करवाई गई, तो खोजा गया कि कहाँ कहाँ चीजें गई हैं, उसको दोबारा से लाया गया। पर्यटकों के लिए इस स्थल को संरक्षित कर दिया गया ताकि आने वाले समय में जो टूरिज्म वगैरह है वहां पे बढ़ाया जा सके ताकि लोग आए और इस चीज को दे सके। निष्कर्ष देखिए क्या निकला, अगर भोपाल रियासत और खासकर उनकी जागरूक रानियों ने समय पर कदम नहीं उठाया होता तो आज सांची का स्तूप शायद केवल इतिहास की किताबों में बचा होता, असल में ये देखने को नहीं मिलता। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय बनवाया, वहां पे एक अतिथिशाला बनवाई और साथ ही साथ वहां पे रहते हुए जो जॉन मार्शल थे उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और पुस्तकों को उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को दिए। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सांची के स्तूप को बचाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाहजहां बेगम की तस्वीर है, यहाँ पे शाहजहां बेगम की तस्वीर है जो कि 1868 से लेकर 1901 तक इन्होंने शासन किया और इनकी बेटी थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम ने 1901 से लेकर 1926 तक वहां पे शासन किया। अब देखिए, आप कहोगे भैया ये तो देखने में छोटी लग रही है, बिल्कुल, क्योंकि ये इमेज पहले का है और दिखने में इस तरीके से और ये इनका ऐसा मतलब बुढ़ापे वाला इमेज है तो इस वजह से ये दिखने में ऐसे, हालांकि इनकी बेटी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे सामने आता है, क्या लिखा है, विश्व इतिहास में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के काल को महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। क्या कारण है, सबसे पहले उस समय में बहुत सारे राज्यों की, बहुत सारे नगरों की, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है, तो यही लिखा है कि प्रमुख सभ्यता साम्राज्यों का विकास हुआ, जैसे फारस, यूनान, रोम, ठीक है, मौर्य जैसे बहुत सारे सभ्यताएं हैं। बड़े बड़े धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन भी शुरू हुए, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म को लेकर, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सारा चीज। ऐसे ही चीन में बात किया जाए तो कन्फ्यूशियनिज्म, ठीक है, और ताओवाद इत्यादि चीजें वहां पर उभरे। लेखन प्रणाली में सुधार हुआ, साहित्य का विकास हुआ, जैसे ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, चीनी जैसे भाषाओं का महान ग्रंथ देखने को मिला और साथ ही साथ इनमें बहुत सारे कन्वर्टर, मतलब ये समझो कि रचनाएं की जाने लगी, चेंजेस की जाने लगी, ट्रांसलेट की जाने लगी, ये सारा चीज हुआ। ठीक है, व्यापार का संपर्क का भी विस्तार हुआ, जैसे समुद्री व्यापार को, भूमि व्यापार को, ये सब चीजों का विस्तार हुआ। साथ ही साथ दूर दूर तक संस्कृतियों का विकास हुआ, वस्तुओं तथा विचारों का आदान प्रदान होने लगा। बड़े बड़े साम्राज्यों का संगठित सेनाओं के द्वारा कर व्यवस्था लागू की जाने लगी, सड़कें तथा किले बनवाए जाने लगे, युद्ध तकनीकी लोहे का खासकर प्रयोग होने लगा, उसमें सुधार होने लगा। और इन सभी चीजों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के काल को महत्वपूर्ण काल माना जाता है या फिर मोड़ का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो टॉपिक हमारे सामने आता है, क्या आता है, यज्ञों की परंपरा। जैसे कि आज के समय में भी आप देखते होंगे कि कोई भी पूजा पाठ होता है तो लास्ट में हवन होता है। हवन क्यों होता है, देखिए कहा जाता है कि हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं और पहले के समय में प्राकृतिक चीजों की पूजा ज्यादा की जाती थी, जिसमें से देखा जाए जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, इन सभी चीजों की पूजा ज्यादा की जाती थी। जैसे कि आपने कृष्ण लीला अगर आपने देखा होगा तो उसमें इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, तब जाके कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो ऐसा चीज। तो यज्ञों की बहुत ज्यादा महानता है, खासकर रामायण आपने देखा होगा तो उसमें लास्ट में, ठीक है, यज्ञ करवाया जाता है, अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है ना, जिसमें घोड़े के मस्तक पे लिख के छोड़ दिया जाता है कि जहां जहां मन करे वहां पे चलो, जितना दूर ये जाएगा उतना साम्राज्य राजा का हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें थी। ठीक है, तो इस यज्ञों से ये कहा जाता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सुख, शांति, दौलत हर एक चीज देते हैं, जो भी आप मांगोगे वो चीज देंगे वो। ठीक है,
तो देखिए क्या लिखा है, प्राचीन वैदिक काल में लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण जैसे देवता को मानते थे। उन्हें लगता था कि यज्ञ करके करके इन देवताओं को प्रसन्न किया जाए ताकि वर्षा, अच्छी फसल, सुरक्षा, समृद्धि इत्यादि चीजें मिलती है। सामूहिक एकता, सामाजिक आयोजन के लिए जिसमें राजा, पुरोहित, प्रजा, व्यापारी सभी एकत्र होकर भाग लेते हैं। देखिए यज्ञ एक वैसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। कोई भी राजा अगर यज्ञ करवाता है या फिर आपके घर में भी अगर यज्ञ होता होगा तो आप देखते होंगे आस पड़ोस के आपके रिश्तेदार इन सभी लोगों को बुलाते हो ताकि यज्ञ को अच्छे ढंग से किया जा सके। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि सामाजिक आयोजन के लिए भी यज्ञ करवाए जाते हैं, ठीक है, जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है। अगला है दान पुण्य और कमाने के लिए। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि ये चीजें इसलिए की जाती है ताकि लोग धर्म कर्म के कार्य कर सके, लोगों को दान दे सके, ठीक है, ये सब चीज ताकि उनको पुण्य मिल सके। कहा जाता है ये सब चीज करने के बाद मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर कोई ऐसा करता है तो। धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि माना जाता है कि यज्ञ करने से हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, जो ब्रह्मांड है वो संतुलन में होता है। क्या होता है? संतुलन में होता है। आगे बात करते हैं बड़े बड़े राजाओं के यज्ञ, जैसे राजसू यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेयी हो गया। इसके बल सत्ता समृद्धि का प्रदर्शन करते, इससे राजा की मान्यता तथा प्रतिष्ठा बढ़ती है। और बड़े बड़े जो यज्ञ है वो कौन करवा सकता था? पहले राजा वगैरह ही करवा सकते थे, ठीक है। इस वजह से जो यज्ञ है, यज्ञ की महानता बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं नए प्रश्न। देखिए नए प्रश्न आप बोल सकते हो या फिर आज के डेट के भी ये प्रश्न बोल सकते हो कि कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर जीवन का क्या अर्थ है। देखिए हम सारे मनुष्य हैं और पैदा हुए हैं, आज हम इतना समय पृथ्वी पे गुजारे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम मर जाएंगे, तो आखिर जन्म ही क्यों हुआ है? जन्म और मृत्यु का क्या वजह है, क्या कारण है? कई बार हमारा दिमाग इस चीज के ऊपर जिक्र करने लगता है कि आखिर पैदा ही क्यों है, जब मरना ही है तो पृथ्वी पे आए ही क्यों, ठीक है। क्या पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? क्या हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है कि नहीं, या पिछले जन्म में जो हमारा जन्म हुआ भी था कि नहीं हुआ था, आगे हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा, ये सब सारी चीजें नए प्रश्न में आ जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जीवन का मतलब क्या? अच्छा ये सारी चीज देखिए, यही सारी चीज जो विचारक होते हैं वो सारे लोग बताते हैं कि आखिर क्या सत्य और क्या सत्य नहीं है। ये कब पता लगता है? जब आप बहुत ज्यादा है ना वेद ग्रंथ इन सब चीजों के बारे में नॉलेज रखोगे तभी आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी। तो उस समय के जो गुरु थे, उस समय के जो ऋषि थे और आज के समय के भी जो ऋषि हैं वो सारी बातें बताते हैं। तो जीवन का मतलब क्या है? मृत्यु के पश्चात जीवन की कोई संभावना है, यानी कि मरने के बाद क्या दोबारा जन्म होगा? पुनर्जन्म की क्या वास्तविकता है? इन सब चीज को समझना। क्या पुनर्जन्म अतीत के कार्यों की वजह से होता है, यानी कि अभी जो जन्म हुआ है या फिर आगे जो जन्म होगा, क्या इसका हमारे पिछले कर्मों का कोई लेना देना है कि नहीं है? सत्य एक होता है या फिर अनेक होता है? यज्ञों की क्या महत्व होती है और इसके विषय के बारे में चिंतन करने लगे। तो ये सारा चीज कहाँ पे आ जाती है? नए प्रश्न में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए ये चीज आपके बुक्स में भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में। सबसे पहले आप इमेज देखिए, इमेज में देखिए क्या चीज है। उस समय के गुरु इस प्रकार से शिक्षाएं दिया करते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये वो जगह है, आप ये समझ रहे हो, ये वो आश्रम है जहां पर दो प्रकार के ऋषि बैठा करते थे जो आपस में डिबेट किया करते थे, आपस में मिलते थे, है ना, आपस में चर्चाएं होती थी, बहस होती थी, और जो भी हार जाता था वो सामने वाले को पूरा सरेंडर कर देता था। इट मींस ये कहो कि शिष्य बन जाता था, ठीक है। इस प्रकार की चीजें होती थी। तो देखिए वाद विवाद और चर्चाएं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि बौद्ध ग्रंथों में जीवंत चर्चाओं तथा विवादों की एक झलक मिलती है। शिक्षक के कार्य क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना है, साथ ही साथ वहां पे जितने भी दर्शक हैं उनके साथ मिलना है, अपनी बातों को शेयर करना है, अपनी शिक्षाओं को देना है, विश्व के बारे में अपनी जो समझ है, ठीक है, विश्व के बारे में जो अपनी समझ है को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करना है, बातचीत करना है, ये सारा चीज करना है। ये चर्चाएं अक्सर कहाँ होती थी? कूटागार शालाओं में होती थी। कूटागार का मतलब होता है कुटी जैसे बनाई जाती थी, और ये देखिए ये नुकीली होती थी, ठीक है। कैसे? ताकि जो गैस वैस या यज्ञ वगैरह होता है ना, तो इस प्रकार से गैस से बाहर निकल जा सके। तो क्या लिखा है? ये कूटागार शालाओं में होती थी या फिर नुकीली छत वाली झोपड़ी में हुआ करती थी। उपवनों में हुआ करती थी, घुमक्कड़, मनीषी इत्यादि वहां पे ठहरा करते थे। अगर एक शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों के द्वारा समझा लेता था, मैंने क्या बताया, एक गुरु
दूसरे गुरु, यानी कि दो प्रकार के गुरु हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं तो ये सारे के सारे इनके शिष्य बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही समझो कि जो भी जिसको हरा देता था उसको शिष्य बना लेता था, ठीक है। तो अगर एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों के द्वारा समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन में समय समय के साथ कमी और बढ़ोतरी हुआ करती थी, क्योंकि देखिए ये वही वाली बात है कि समय समय पे गुरु चेंज हुआ करते थे, यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपसे बेटर गुरु अगर मिल जाते थे, ठीक है, तो आपको शिष्य बनना पड़ता था, उनसे बेटर मिल गया तो उनको शिष्य बनना पड़ जाता था। तो इस प्रकार की चीजें हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ 7011912793 पे आपको मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको यहाँ से नोट्स ले लेने हैं। नोट्स कैसे मिलेगा भैया, फ्री है कि पेड है? देखो भाई, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे 49 रुपीज़ लिया जाता है और 49 रुपीज़ में आपको पूरा जो होल सिलेबस है, होल सिलेबस मतलब समझो कि होल चैप्टर है, उसका नोट्स आपको मिल जाता है। सोचो 49 रुपीज़, ठीक है। आज की डेट में इसकी क्या ही वो है, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई। 5-5, 6-6 घंटे तो लगातार सिर्फ टाइपिंग करना पड़ता है ना, तब जाके नोट्स तैयार होता है। तो आप ये समझ सकते हो। साथ ही साथ बेटर सर्विस के लिए मैंने आपको बताया था VSP का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विकास स्टडी पॉइंट का ऐप कहाँ से मिलेगा भैया? प्ले स्टोर से मिलेगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद यूट्यूब से बेटर सर्विस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एड्स देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ मैं भी इंटरेक्ट होता रहता हूँ वहाँ पे, डाउट क्लासेज सारी चीज़ लेता रहता हूँ। तो आइए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आप कीजिएगा और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो नंबर तो मैंने दे ही रखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी टेक केयर, बाय बाय।